आज का विषय है पानीपत का प्रथम युद्ध। भारतीय इतिहास में पानीपत के नाम से 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई है। पहली पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध को समझने के लिए हमें इस युद्ध में इन्वॉल्व जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी चरित्र थे, व्यक्ति थे, उनके कैरेक्टर के बारे में समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में 4 कैरेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो 4 कैरेक्टर थे इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, राणा सांगा एवं बाबर। कहीं ना कहीं इस युद्ध में दौलत खां लोदी और राणा सांगा की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। बनिस्पत उनकी ही भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी इस बात को तय करने में कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। इन चारों कैरेक्टर में सबसे पहले हम बाबर की स्थिति के संबंध में चर्चा करेंगे। चूंकि बाबर मध्य एशिया का शासक था, उसकी राजधानी समरकंद थी और वो अपने आप को चंगेज खां एवं तैमूर लंग का वंशज मानता था। इस कारण कहीं न कहीं उसका साम्राज्य जो था तैमूरिया परंपरा के कारण छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। चूंकि तैमूरिया परंपरा के अंतर्गत जो राज्य होता है उसे उसकी भाइयों में बांट देने की परंपरा है। इस कारण 15वीं शताब्दी तक आते आते कई दावेदार पैदा हो गए। ज्यादा दावेदार पैदा होने के कारण तैमूर वंश का जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, स्थिति कमजोर होती चली गई। इसी स्थिति में हम देखते हैं कि बाबर जो उसकी राजधानी समरकंद थी वहां से 2 बार निष्कासित किया जाता है। वो जीतता है, हारता है, फिर जीतता है और फिर हारता है। अंततः पानीपत के युद्ध के कुछ सालों पहले तक वो काबुल में अपना राज्य चला रहा था, लेकिन समरकंद उसके दिल से कभी गया नहीं था। वो समरकंद को जीतने की फिराक में था। चूंकि समरकंद को जीतने के लिए उसे सेना चाहिए थी, सेना के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी और उस धन की पूर्ति उसे भारत से ही हो सकती थी। इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने या फिर भारत के पश्चिमी सीमा को जीतने के लिए ख्वाहिशमंद था। इस स्थिति में उसका साथ देते हैं दौलत खां लोदी या और राणा सांगा। चूंकि इनकी भूमिका संदिग्ध है, दौलत खां लोदी और राणा सांगा की भूमिका हमें संदिग्ध नजर आती है। ठीक है, इतिहासकार भी इस पे एक मत नजर नहीं आते हैं। बावजूद इसके कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राणा सांगा या दौलत खां लोदी ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। अब हमें समझने की आवश्यकता यह है कि आखिर क्या परिस्थितियां आ गई कि इब्राहिम लोदी का एक सूबेदार गवर्नर जो पंजाब में शासन कर रहा था, अचानक से बाबर को साथ देकर के इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश करने लगता। इसमें कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी के कैरेक्टर व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे हम बाद में इस लेक्चर के लास्ट में जिसकी चर्चा करेंगे। दूसरे तरफ हम आते हैं राणा सांगा के तरफ। राणा सांगा चूंकि राजपूत योद्धा था, मेवाड़ वंश का था और उसका जो राज्य था वो ग्वालियर तक जा पहुंचा था। इसलिए उसका जो भिड़ंत था, उसकी जो लड़ाई थी, डायरेक्ट जो प्रतिद्वंदिता थी, इब्राहिम लोदी के साथ होना लाजिम था। इस कारण राणा सांगा के द्वारा बाबर को निमंत्रित करना हमें सही प्रतीत होता है। चौथा एवं महत्वपूर्ण कैरेक्टर है
हमारा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, और चूंकि वो अफगान था, अफगानी परंपरा से था, तो हमें अफगानी परंपरा को भी समझने की आवश्यकता है। अफगान और तुर्क दोनों अलग अलग नस्ल के थे जो भारत पे शासन कर रहे थे। इसके पूर्व जो भी शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, ऑलमोस्ट सभी तुर्क हुए। ये अफगान लोदी वंश एक अफगान सरदारों द्वारा स्थापित वंश था। उनमें एकता, सामाजिक एकता की भावना होती है, जिसके द्वारा वो सरदारों को एक समान ट्रीट किया जाता है, जिसकी प्रतिमूर्ति हम सिकंदर लोदी एवं बहलोल लोदी द्वारा उसके सरदारों के साथ किए गए व्यवहार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं। चूंकि सरदारों के साथ समानता का व्यवहार करने के कारण शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होकर के विकेंद्रीकरण होता है, और शक्ति के कई सेंटर बन जाते हैं, कई केंद्र बन जाते हैं। इस स्थिति में एक बड़े साम्राज्य को बना पाना या फिर एक राज्य को सही ढंग से चला पाना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में जब इब्राहिम लोदी शासक बनता है, तब वो सत्ता के केंद्रीकरण के ऊपर जोर देता है। उसका पूर्ण विश्वास सत्ता में था, सत्ता के केंद्रीकरण में था। इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो अफगान सरदार थे, जो आज तक समानता की भावना से शासन कर रहे थे और जिन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी, उनसे शक्तियां ली जाने लगी। और जब अफगान सरदारों से शक्तियां ली जाने लगी और उनकी शक्तियों में कमी की जाने लगी, तो कहीं ना कहीं एक क्षोभ प्रकट हुआ, उनके मन में एक क्षोभ पैदा हुआ कि हमसे शक्तियां ली जा रही है, तो इस स्थिति में क्यों ना हम इब्राहिम लोदी को ही वो सत्ता से हटा दें। तो यह एक बड़ा कारण था जिसके कारण अफगान सरदार दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानीपत का युद्ध जब हो रहा था तो कहीं ना कहीं अफगान सरदार की यह क्षुब्धता के कारण इब्राहिम लोदी को पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो सका अफगान सरदारों का। तो ये थे पानीपत के युद्ध के 4 महत्वपूर्ण कैरेक्टर। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बाबर को किन चीजों ने प्रेरित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और वह आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। क्या गलतियां की गई इब्राहिम लोदी की तरफ से पानीपत के प्रथम युद्ध में, और क्या चालाकियां की गई बाबर की तरफ से पानीपत के प्रथम युद्ध में, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।